नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख जोबदार आप सभी का सफल लोगों की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हम आपको मिलाते हैं हमारे बड़े भाई दिनेश ठेड़ से, जो आरएलपी के बड़े ही दिग्गज नेता है और एक हमारे आसपास के एरिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी है। और आज हम इनसे करेंगे कुछ खास मुलाकात। तो हम जानेंगे दिनेश भाई साहब की पर्सनल लाइफ के बारे में। सबसे पहले तो नमस्कार सबको। देखिए, मेरी पर्सनल लाइफ बहुत संघर्ष भरी रही है। बचपन में मैंने वो गरीबी देखी है जो आज भी मुझे मानवता के काम करने के लिए प्रेरित करती है। और संघर्ष के जो पिछले मेरी 30-32 साल उम्र हो गई, 20 साल से संघर्ष करता 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 आज इस स्टेज पे पहुंचा हूँ कि जहाँ चाहे, जिस आदमी की चाहे, मैं मदद करने के लिए हर टाइम एनी वक्त तैयार रहता हूँ। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने जो बचपन के जो दिन देखे गरीबों की मदद के लिए, जो गरीबी देखा हुआ आदमी है वही गरीबों की मदद कर सकता है, आम जनता के लिए जी सकता है। इसलिए मेरे संघर्ष के साथी जिन लोगों ने मेरी थोड़ी बहुत भी मदद की, कतरा भर भी मेरा साथ दिया, मैं उनके लिए दरिया भर साथ देने का जो मैं उस टाइम सोचता था कि मैं सफल हो जाऊंगा, उस टाइम मैं लोगों की मदद करूंगा और आज कर भी रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं मेरे संघर्ष में ये चीज़ पाई कि जिन लोगों को, मेरी तो आज के युवाओं को यही संदेश है, जिन लोगों के लिए आप मदद कर रहे हो या वो कुछ कर रहे हो, वो लोग आपको रेस्पॉन्स 100% नहीं दे, 50% भी दे तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ले लेना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में काफ़ी युवा गलत दिशा में जा रहे हैं और 50% की जगह 20% ही वो नहीं देने की कोशिश करते। उन लोगों को राय है, थोड़ा सही समय पे परिवर्तन लाओ और बढ़िया तरीके से आप लोग काम करो। जी भाई साहब, आप सही कह रहे हो, एकदम बढ़िया। लेकिन हर एक इंसान कहता है कि कामयाबी के पीछे बहुत कुछ इंसान को त्याग देना पड़ता है, सैक्रिफाइस, कि इंसान कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपने अपनी लाइफ में क्या खोया और क्या पाया? मैंने मेरी लाइफ में सबसे बड़ा जो खोने वाला था वो था मेरा गुस्सा। उसको मैंने त्याग दिया। बहुत गुस्सैल आदमी था, बहुत गुस्सा आता था मेरे को। आज उस गुस्से को मैं 10% पे ले आया। अब गुस्सा वही आता है जहाँ ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में जो कर्मचारी फोकट की तनख्वाह मैं मानता हूँ जो लेते हैं, ऑफिसों में टाइम पे मिलते नहीं है, उन लोगों पे आज भी मैं गुस्सा कर लेता हूँ, क्योंकि वो जनता के पैसे, जनता की तनख्वाह लेके वो लोग काम करते हैं और मैं जनहित में जो काम उन लोगों का करवाना चाहता हूँ और वो लोग नहीं करते टाइम पे। तो वहीं अब गुस्सा मात्र वहीं बचा है कि उन लोगों को आम जनता का काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करेंगे तो वैसे कर लेंगे। उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत बचा के रखा है, बाकी गुस्सा जीरो कर दिया मैंने। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा पार्ट यही था। और इसके अलावा हर आदमी की मदद करना, वो जो मेरे अंदर था शुरू से ही। आज भी मैं, अगर कोई आदमी मेरे से काफ़ी सालों से परेशान होके, दुखी होके जो मेरे को त्याग देता है, छोड़ देता है, अगर वो फिर भी मेरे से मिलना चाहता है तो मैं उसको टाइम देने के लिए तैयार रहता हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी दयालुपने का जो हक है वो है मेरे। तो भाई साहब, आपको लगता है कि आपने सैक्रिफाइस अपने गुस्से को किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो अपने गुस्से को सैक्रिफाइस करके आपने क्या अचीव किया? गुस्से के सेक्रीफाइस करने के बाद आज हजारों की पब्लिक जो मेरे साथ है, जनता, मेरे भाई, छोटे भाई जो मेरे साथ है, वो मैंने मेरे जीवन में अचीव किया। परिवार से दूर रह के भी आज उनका जो प्यार मिलता है मुझे, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। और इसलिए क्योंकि मैं परिवार से दूर रह के जो मैंने संघर्ष किया और मेरा बिजनेस बढ़ाया, धंधा किया जो भी, उसके अंदर उन भाइयों का मेरे अंदर पूरा कोऑपरेट रहता है। जब भी मैं यहाँ राजस्थान आता हूँ बाहर से, तो वो पूरा साथ मेरा देते हैं। भाई साहब, 2018 से आपने आरएलपी की स्थापना की, आपने भाई साहब ने मिलकर। तो एक बात बताना कि 2018 में जब आपने आरएलपी जब शुरुआत हुई तब से आप साथ हो, और आज उससे लेकर कई संघर्षों के बाद आज आप प्रदेश मंत्री के पद तक पहुंच चुके हो। तो ये बताओ, आपको आरएलपी ही शुरुआत करना क्यों ज़रूरी समझा आपने? क्या बीजेपी नहीं थी या कांग्रेस नहीं थी? देखो, मैंने मेरे लाइफ पूरी संघर्षों से ही गुजारी है। और संघर्ष गुजारने के पीछे सबसे बड़ा यही रीजन था कि हमने संघर्ष का रास्ता चुना। नहीं तो बीजेपी कांग्रेस के अंदर जाके मैं आराम से घर बैठा बैठा ही राजनीति कर सकता हूँ, खूब सारी जनता होगी, जुड़ेंगे लोग, जुड़े जुड़ाए तैयार है। लेकिन मैंने वो काम नहीं करके संघर्ष चुन के, जो गरीब का हक है, जो आम आदमी का हक है, उनको लेके जो हमारी पार्टी की भाई साहब ने स्थापना की कि भाई अंतिम झोपड़ी में बैठे आदमी तक वो दिया का जो उजाला है वो पहुंचना चाहिए। वो लोग सक्षम होने चाहिए जो ऑफिस में जाके बात कर ले। उस जो हमारा विजन था आम आदमी की सरकार लाने का, उसमें जो जनता ने हमारा साथ नहीं दिया था इसके अंदर, लेकिन हम अभी भी डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं जनता के लिए।
और ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये बीजेपी और कांग्रेस के नेता सिर्फ राज इनका जब आता है, क्योंकि मेरी पंचायत में मैं देखता हूँ, तहसील में देखता हूँ, जब इनका राज होता है तब ये सब बोझ होते हैं। और जब राज नहीं होता है तो इन लोगों के पास कोई जाता है तो एक ही स्टेटमेंट इन लोगों का होता है कि राज नहीं है, हम क्या करें। और मैंने तो आज तक राज का रोना नहीं रोया, लड़के झगड़ के कुछ भी करके जनता के हक की आवाज उठा के जनता के काम करवाए, इसलिए मैं संघर्ष को चुना। तो भाई साहब, आप ये सिस्टम को सुधारने की बात है, तो आप ये तो बीजेपी या फिर कांग्रेस में जुड़कर रहकर भी उन नेताओं को सुधार सकते थे, या फिर आप उनमें बैठे बैठे कि हर घर में आप दीपक का जो दिया था वो जलाना चाहते थे, तो आप कांग्रेस या बीजेपी अन्य पार्टियां भी है उनमें भी ज्वाइन कर कर उनमें भी आप अच्छे संघर्ष करके हर लोगों तक सुख सुविधा पहुंचा सकते थे। उन पार्टियों में संघर्षीय लोगों की जरूरी नहीं होती है, उन पार्टियों में तो सिर्फ जो चमचागिरी करते हैं उन्हीं लोगों की जरूरत है। संघर्ष वाले आदमियों को सीधा सस्पेंड कर देते हैं, 6 साल 2 साल 3 साल, जो भी उनके खिलाफ कोई बयान दे देता है। आप ये खुले दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि उनमें चमचागिरों की जरूरत है? तो नहीं बोल सकता तो सस्पेंड क्यों होते हैं लोग? कोई काम भी तो हो सकता है सर, अलग अलग फील्ड में अलग अलग कोई अपन जैसा करें तो वैसा। नहीं नहीं, काम कुछ नहीं होता है उन लोगों को। अगर थोड़ा सा भी वो 20-19 करते हैं तो उन लोगों को सस्पेंड वो लोग कर देते हैं तुरंत। और हमारी पार्टी में यही है कि जो संघर्ष करेगा वो टिकेगा, जो संघर्ष नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। आज हनुमान जी अकेले इसलिए पड़ गए क्योंकि उन्हें संघर्षशील युवाओं की, ईमानदार युवाओं की जरूरत थी, ईमानदार लोगों की जरूरत थी। जो ईमानदार थे वो आज भी उनके साथ रुके हुए, जो नहीं थे वो निकल गए साइड से। जी भाई साहब, यह है कुल मिलाकर आपका जो मेन उद्देश्य था, जनहित में धार्मिक लोगों के बारे में आप ये करना। तो चलो भाई साहब, अच्छी बात, आपने इतना आरएलपी के प्रदेश मंत्री पद तक आप पहुँच कर लोगों को। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जनहित में धार्मिक और लोगों के भले के लिए आरएलपी में रहकर क्या क्या किया? देखो, मैंने आरएलपी में रह के आज मेरे एरिया के अंदर जो माइनिंग जोन है, जी। उन जोन में आज भी जो ट्रैक्टर जो घरेलू मकान बनाने के लिए जो सामान लाते हैं, मटेरियल लाते हैं पहाड़ों से, अगर मेरा नाम उधर कोई लेता है तो उनका ट्रैक्टर फ्री हो जाता है। बीजेपी कांग्रेस वाले नेता यहाँ सरकार में बैठे हैं पिछले 5 साल, वो थे अब ये थे, एक भी लोग का भला नहीं करते हैं, लोग सिर्फ अपना भला करते हैं। आज मैं गरीबों की वो मदद कर रहा हूँ। पानी के लिए जो हमारी पंचायत में या तहसील में जो भी मुद्दे उठे मैंने वो भी कंटिन्यू उठाए। इसके अलावा जो धार्मिक स्थल सांगलिया में हमारा तेजा जी का मंदिर बना बहुत बड़ा, उसमें भी हमने 1,21,000 का सहयोग किया था। दाता में जाड़ली तड़ाई में भी वीर तेजा जी का मंदिर बना, इसमें भी हमने 1 लाख का सहयोग किया। इसके अलावा जो भी और मंदिर है, हमको जो भी याद करता है हम वहाँ लोगों को दिल खोल के पैसे देते हैं, क्योंकि धार्मिक जुड़ाव हमारा इसलिए जुड़ा है कि हम संस्कृति को बचाना चाहते हैं। क्योंकि संस्कृति एक ऐसी जड़ है कि सारे समाज को एक साथ बिठा करके, उन जो भाई आपस में कोई लड़ लेता है, झड़ लेता है, तो ऐसे धार्मिक कार्यक्रम के अंदर वो सारे भाई एक जगह बैठ जाते। और मैंने वही राजनीति की, भाइयों को लड़ाने वाली राजनीति मैंने नहीं की जो बीजेपी कांग्रेस के लोग करते। कि आप ये कैसे कह सकते हो कि बीजेपी कांग्रेस जो भाइयों को लड़ाने की काम करते हैं? क्योंकि मैंने भुगता है, मेरे खुद को परिवार को इस तरह से इन लोगों ने बिखेरा था, उसको समेटने में मुझे 4-5 साल लगे, अब जाके हम सारे भाई एक जगह बैठ रहे हैं। उसके अंदर यही रीजन था सबसे बड़ा, मैं झुका तो भाई झुके और सारा काम हो गया। अगर मैं नहीं झुकता, वैसे ही चलता, तो वही लोग जो राजनीति करने वाले लोग थे वो हमको कभी एक जगह नहीं बैठने देते। इसलिए मैं हमेशा एक ही सीख देता हूँ, भाइयों में आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए और मिल बैठ के फैसला लेना चाहिए। मजाल नहीं है कोई राजनीति करने तुम्हारे घर पे आएगा। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, आप सही कह रहे हो कि राजनीति करने के लिए कोई दूसरा ना आए। आज अगर देखिए भाई साहब कि आपका एक यूट्यूब चैनल है जिसमें लगभग 5,500 फॉलोअर्स आपके सब्सक्राइब हैं और आपकी एक ऐसी सोच है जिसमें कि लोगों के उससे मिलने वाले जो अर्निंग है वो आप शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में लगाना चाहते हो। तो आप छोटे बच्चों मतलब शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव लाना चाहते हो? देखो, मेरे गांव में सरकारी स्कूल है और उस स्कूल में मैं हर साल दिल खोल के पैसे देता हूँ। 3 साल तक उस स्कूल में इन लोगों पे तब तरस आती है कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सम्मानित होते हुए एसडीएम ऑफिस में देखे हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, जो कुछ नहीं करते मेरे नज़र में। मैंने उस सरकारी स्कूल को 3 साल उन बच्चों को पानी पिलाया, मैंने खुद टैंकर डलवाए, हर चौथे पांचवें दिन वहाँ टैंकर डलता। गर्मी की हालत पूरी सीजन 2 साल कंटिन्यू 3 साल पानी मैंने डलवाया। उसके अलावा प्रधानाचार्य जी ने मेरे को बोला कि यहाँ आपको कुछ देना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले जो मेरी सोच थी कि सबसे पहले आप मास्टर लोग आते हो, पढ़ाते नहीं और नहीं करते हो, सरकारी स्कूल है बदनाम है, तो सीसीटीवी कैमरे उस सरकारी स्कूल के अंदर मैंने दिए और आज वहाँ एकदम बढ़िया पढ़ाई हो रही, बढ़िया
रिजल्ट उस स्कूल का आ रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं तो ये बोलना चाहूँगा, सरकारी संसाधन है ये, सरकार जो इनको पैसे देती है, खर्च करती है इनके ऊपर, हम लोगों को इन स्कूलों को प्रमोट करना चाहिए और अच्छी उनसे रिकवरी करनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन आज आपसे ये है कि भाई साहब, आपसे हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, तो आप आपसे छोटे हैं, बड़े हैं, आपके बराबर के हैं, तो आप उन छोटे भाइयों को और बड़े भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हो ज़िंदगी में और रियल लाइफ के बारे में भी, और आपसे मिलकर रहने के लिए भी और राजनीति विचारों के लिए भी? सभी विचारों को नज़र रखते हुए आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? देखो, मैं आपके इस क्वेश्चन से पहले एक आपका क्वेश्चन छूट गया यूट्यूब चैनल वाला। मेरे आज लगभग 5600 सब्सक्राइबर है। मैं ज़्यादा उस चैनल पे ध्यान नहीं देता, इतना है कि उसमें जो अर्निंग आएगी वो सरकारी डिपार्टमेंट में दूंगा, स्कूल में दूंगा। लेकिन जो पॉपुलैरिटी है, जो जनता का हित है, पूरे राजस्थान में मेरे फॉलोअर्स है, फेसबुक पे भी काफ़ी फॉलोअर्स है मेरे, 13-14 हज़ार लोग फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं मेरे से। मैं इंस्टा कम चलाता हूँ इसलिए। बाकी मेरा युवाओं को यही संदेश है कि आप लोग नशे की प्रवृत्ति को छोड़ के, क्योंकि मैं आज तक नशा शब्द नहीं देखा मैंने, क्या होता है क्या नहीं होता है। नशा एक ही है, गरीब की मदद करना, अपना कैसे डेवलप करें, आसपास का इलाका कैसे डेवलप हो, यही नशा है। तो नशे की प्रवृत्ति को छोड़ के आप लोग कुछ भी करो, किसी भी क्षेत्र में जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। 24 घंटे होश और हवास में रह के अगर आप काम करोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे बड़ा यही संदेश है मेरा तो युवाओं को कि नशे की जो प्रवृत्ति आज एमडी ड्रग्स, जो अपना अपना एरिया, जो रेणवाल बाय, जो आसपास का एरिया जिस हिसाब से बर्बादी के राह पे चल रहा है, क्योंकि मेरे पास हर हिसाब के आदमी बैठते हैं, तो ये लोग जो नशे के इंजेक्शन तक यहाँ लगने लगे, ये बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। और नशे में जो लोग अच्छे लोग होते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनका भी अहित वो लोग कर देते हैं। इसलिए इस नशे की प्रवृत्ति पे पुलिस डिपार्टमेंट संज्ञान ले और यहाँ पे जो ये अराजकता फैल रही है इलाके में, इसको कंट्रोल करे। देखा जाए वैसा कि अपना दांता रामगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र था वो पहले एक सुरक्षित जोन में आवा करता था, लेकिन आजकल कुछ दिनों से देखा जाए तो बड़ी ही कुछ लोगों के पंख निकल आए। आप अलग अंदाज में से कह सकते हो कि आए दिन हम देखते हैं आज वो हो गया, वो हो गया, घर में बैठे हुए लोगों को परेशान किया जा रहा है, बीच सड़कों में लोगों को कार रुकाकर मतलब उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था। देखो, आरोप तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं एमपी जैसे एरिया में रह के आया हूँ, उड़ीसा जैसे जंगली एरिया में, नक्सली एरिया में रह के आया हूँ। तो यहाँ जो अपना खाटू श्याम जी है, यहाँ की जो डिफेंस, जो पुलिस है, सुरक्षा है, वो एकदम चाक चौबंद नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि उस चीज पे ध्यान दे, क्योंकि खाटू श्याम जी में जो बाहर के लोग आके रुक रहे हैं, आइडेंटिफाई उनको नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। और वो लोग वही है जो एमपी में साधन अगर आप छोड़ जाओगे रात में बाहर, या 10 मिनट के लिए भी बाइक सड़क पे खड़ी कर दी तो आपको बाइक नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे चोर जो लोग हैं उधर के, वो खाटू श्याम जी में बिना किसी जान पहचान के यहाँ आके रुक रहे हैं, लोग का काम दे रहे हैं। तो ये जो चोरी का जो अपने एरिया में सबसे ज्यादा जो चोरी का एरिया बढ़ रहा है, उन लोगों का इलाज करना जरूरी है, बाहरी लोगों का। खाटू श्याम जी में हमको सुरक्षा बढ़ा के, सबसे बड़ा यही पॉइंट है। लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये भी था आपसे कि चोरी वाला तो ठीक है, हम एक वो बाहर के लोग भी आ रहे हैं, कुछ संस्कारों को भी फर्क पड़ सकता है, लेकिन हाँ बीच सड़कों पर लोगों को बाइक या कार रुकवाकर उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। आए दिन छोटे छोटे लोग अपने आप को गैंगस्टर समझने लगे, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 17 साल 18 साल है। तो उनमें सुधार की अपन बात करें तो उधर करके जो इन आपराधिक प्रवृत्तियों में लोग बैठते हैं, इंस्टाग्राम इनका है, फेसबुक है, इनकी ट्विटर है, जो भी है, कहाँ बैठते हैं, कहाँ उड़ते हैं, इनकी जांच करके इन लोगों में नकेल नहीं कसेंगे तब तक ये नशे का व्यापार, मैंने एक ही बात बोलती है, नशा ही सब कुछ करवा रहा है। ये लोग नशे के लिए ही गैंगस्टर बन रहे हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। इसलिए सबसे पहले नशे पे कंट्रोल होगा तो ये सारी व्यवस्था सुधर जाएगी। बहुत अच्छा लगा भाई साहब आपसे मिलकर, आपने इतनी अच्छी बातें कही युवाओं के लिए और आज हमारे जो आपसे जुड़े हुए लोग उनके लिए। बहुत अच्छा लगा सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने हमें टाइम दिया। आपका ये छोटा भाई शाहरुख हमेशा आपका आभार रहेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। तैयार है आपके लिए मैं। जी सर।